नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civil। इस वीडियो में हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और हम एंटी डिफेक्शन लॉ के चैलेंजेस को क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरे टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डज डिफेक्शन अफेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट आर द कंसर्न्स रिलेटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉ, What steps can be taken to make it more effective। 3 पार्ट का ये क्वेश्चन है और हम तीनों पार्ट को इंडिविजुअली आंसर करेंगे डिटेल में। दल बदल का राजनीतिक दलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित चिंताएं क्या हैं, इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। हम आंसर के इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दल बदल को अपने राजनीतिक दल की सदस्यता का स्वैच्छिक त्याग या अपने राजनीतिक दल के निर्देशों की अवहेलना या स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा किसी राजनीतिक दल में शामिल होने के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि अगर कोई मेंबर अपनी मेंबरशिप को वॉलंटरी त्याग देता है, अपने पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्शन का पालन नहीं करता है, डिसोबे करता है, या फिर इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो इन सारे केसेस को डिफेक्शन कंसीडर किया जाएगा, जो कि हम पिछले वीडियो में डिटेल में समझ चुके हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर डिफेक्शन यानी कि दल बदल के क्या प्रभाव पड़ते हैं, अगर हम उन्हें समझें तो सबसे पहला प्रभाव ये पड़ता है कि सरकार में अस्थिरता पैदा हो जाती है और खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलता है। इनस्टेबिलिटी होती है गवर्नमेंट में और हॉर्स ट्रेडिंग प्रमोट होती है, क्योंकि देखिए अगर कोई मेंबर इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हुआ है या किसी पार्टी को ही बिलोंग करता है और वो मेजॉरिटी वोट से जीता है और वो फिर किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो अल्टीमेटली वो पार्टी के पावर को बढ़ाएगा। तो इससे होगा क्या कि जो पार्टी जीती थी उसकी तो पावर कम हो गई, जो पार्टी में वो मर्ज हो रहा है उसकी पावर बढ़ गई। तो इंस्टेबिलिटी ना आए सरकार में और हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ जैसा मैकेनिज्म ज़रूरी है, क्योंकि डिफेक्शन से ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। फिर दल बदल चुनावी जनादेश को तोड़ता है, तो इलेक्टोरल मैंडेट्स जो होते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्टोरल मैंडेट्स निकालता है, ये उसके भी अगेंस्ट है। और सरकार का सामान्य कामकाज राजनीतिक दलों विशेषकर सत्ताधारी दल में आंतरिक अशांति से प्रभावित होता है। तो अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस ही चल रहा है पॉलिटिकल पार्टी में और मेजॉरिटी में जो लोग होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो सब इफ़ेक्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को और इफ़ेक्ट करते हैं गवर्नेंस को, तो गवर्नेंस भी इम्पैक्ट होता है। फिर दल बदल विरोधी कानून राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का एक तंत्र है। इसे भारतीय संविधान में 52वें संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा 10वीं सूची के रूप में जोड़ा गया था। दल बदल विरोधी कानून यानी 10वीं अनुसूची के तहत निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधान हैं। दल बदल विरोधी कानून से जुड़ी हुई कुछ चुनौतियां हैं। अब लॉ तो आ गया, डिफेक्शन से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ये हमने समझी, दल बदल विरोधी कानून क्या होता है ये हमने समझा, और इसके फ़ायदे क्या होंगे इस तरीके के एक मैकेनिज्म के, एक लॉ के, उसे भी हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। लेकिन इस लॉ से, इस पर्टिकुलर लॉ के भी कुछ चैलेंजेस हैं, इसके भी कुछ लूप होल्स हैं, वो क्या हैं इन्हें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से स्टार्ट है। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके इन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1-to-1 गाइडेंस के जरिए मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। इन सारे वीडियोस की PDF भी आपको वहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ आपकी सारी क्यूरीज सॉल्व करी जाएंगी, आंसर्स रिव्यू किए जाएंगे, आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी प्रिपरेशन में बहुत सुधार देखने को मिलेगा। नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करें, ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। इसके बाद हम समझेंगे कि दल बदल विरोधी कानून से जुड़ी चुनौतियां या इस पूरे लॉ में लूप होल्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला लूप होल ये है कि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के अगेंस्ट है और ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता है डिसएग्रीमेंट और डिफेक्शन के बीच में। अब जैसे हमने प्रोविजंस जब समझे थे एंटी डिफेक्शन लॉ के, तब हमने देखा था कि अगर कोई
पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर, इलेक्टेड मेंबर अपनी पार्टी के डायरेक्शन के, उसके डिसीजन के अगेंस्ट वोटिंग करता है या नहीं करता है वोटिंग, तो उससे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन एज अ इंडिविजुअल एक मत होता है इंसान का, एक उसका कंसाइंस होता है, उसकी अंतरात्मा की स्वतंत्रता होती है कि वो अपना डिसीजन आगे रख सके, वो एब्सटेन कर सके किसी चीज़ में सपोर्ट करने से। हो सकता है कोई ऐसे लॉ के लिए वोटिंग मांगी जा रही हो जो कि उसकी नज़र में सही ना हो, तो एक की नज़र में सही चीज़ दूसरे की नज़र में गलत हो सकती है। तो इससे होता क्या है कि इंसान अपना खुद का माइंड फॉलो नहीं कर पाता है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी जो करेगी उसे उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर वो अगेंस्ट गया तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो एक तरीके से ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, जो कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की बात कही जाती है। और ये कहा जाता है कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बहुत एसेंशियल है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ एक तरीके से इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं पे हैम्पर करता है। उसके बाद ये केवल विलय की बात करता है और पार्टी में फूट की बात नहीं करता है। अगर पार्टी के 2/3 मेंबर चले जाते हैं किसी और पार्टी में तो उसे मर्जर कंसीडर किया जाएगा, उन्हें फिर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, ये डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, ऐसा इस लॉ में कहा गया है। लेकिन ये मर्जर की बात करता है कि मर्जर होगा पार्टी का। अगर एक ही पार्टी 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, एक पार्टी, जैसे कि हम अक्सर देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को आप आंसर में मेंशन नहीं करेंगे, एज अ रैंडम एग्जांपल आप क्वेश्चन में लिखेंगे, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेना सही नहीं रहेगा, तो आप एज अ एग्जांपल बता सकते हैं कि अक्सर देखने में आता है कि पॉलिटिकल पार्टी में आपस में ही स्प्लिट हो जाता है। तो फिर उस केस में क्या होगा, डिस्क्वालिफिकेशन होगा या नहीं होगा, मेंबर्स को कैसे कंसीडर किया जाएगा, इसकी कोई भी बात नहीं होती है। इसके अलावा एक व्यक्तिगत दल बदल की अनुमति नहीं देता है, बल्कि सामूहिक दल बदल की अनुमति देता है। जैसे कि 2/3 मेंबर अगर इकट्ठा किसी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाएंगे, लेकिन कोई एक मेंबर जाता है या एक एक करके जाते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये भी एक लूप होल है, क्योंकि ये कायदे से डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। डिफेक्शन तो यहाँ भी हो रहा है, मेंबर तो यहाँ भी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो ग्रुप में छोड़ रहा है, एक साथ छोड़ रहा है, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। और अगर यही इतने ही मेंबर, मान लीजिए आपकी किसी पार्टी में 20 मेंबर हैं, अब 20 में से 12 मेंबर, 15 मेंबर मान लीजिए अगर पॉलिटिकल पार्टी एक साथ छोड़ देते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, लेकिन ये 15 एक एक करके छोड़ते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, ये भी इस लॉ का लूप होल है। फिर यह एक विशिष्ट समय प्रदान नहीं करता जिसके तहत पीठासीन अधिकारी को अपना निर्णय देना होता है। तो लॉ के अंदर प्रोविजन में कहा गया है कि स्पीकर या चेयरमैन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा रिस्पेक्टिवली ये डिसाइड करेंगे कि मेंबर डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा। लेकिन कितने टाइम पीरियड में वो ये डिसाइड करेंगे, वो अपना जजमेंट कितने टाइम पीरियड में देंगे, ये नहीं डिसाइड किया गया है। और क्योंकि स्पीकर और चेयरमैन भी किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो एक बात यहाँ पे यह भी कही जाती है कि थोड़ा सा रोल सही नहीं है, बायस्ड हो सकता है किसी स्पीकर का रोल, क्योंकि वो है तो एट द एंड वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य ही, वो किसी कोई इंडिपेंडेंट मेंबर तो है नहीं। तो ये किया जाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जैसी किसी इंडिपेंडेंट बॉडी या फिर प्रेसिडेंट या गवर्नर जैसी किसी पावर को ये राइट होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो डिसाइड करें डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। फिर ये विधायिका को मुख्य रूप से संसद के बजाय अपने दलों के प्रति उत्तरदायी बनाता है और यह उसकी जवाबदेही पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो अब देखिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से ही, उसके अनुसार ही किसी मेंबर को चलना होता है, उसी के हिसाब से वोटिंग करनी होती है या एब्सटेन करना होता है वोटिंग से, तो ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है वो मेंबर प्राइमरली। और वो पार्लियामेंट के लिए क्योंकि रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए उसे, से वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाता, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। फिर पॉलिटिकल पार्टी जैसा कहती है उसे वो करना पड़ता है, और अगर उसके आइडियाज़, उसके व्यूज़ अच्छे भी हैं लेकिन उसकी पार्टी के अगेंस्ट जाते हैं तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो वो अपनी पावर नहीं यूज़ कर सकता। वो ज़्यादातर केसेस में अगर वो कुछ अच्छे आइडिया के साथ आता है या किसी चीज़ से अब्सटेन करना चाहता है, नहीं कर सकता, तो वो उसका पर्सनल फ्रीडम के अगेंस्ट है। यह एक स्वतंत्र सदस्य और मनोनीत सदस्य के बीच भेदभाव करता है। जैसे हमने पहले समझा था कि एक इलेक्टेड मेंबर किसी और पार्टी में जाएगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन अगर एक नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यानी कि इलेक्टेड मेंबर को कह रहा है कि आप पार्टी ज्वाइन ना करिए, जो कि इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर है उसे कह रहा है कि आप पार्टी ज्वाइन ना करिए, और ये नॉमिनेटेड मेंबर को कह रहा है आप पार्टी ज्वाइन करिए। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा लूपहोल देखने को मिलता है पूरे लॉ में।
तो अब हम अपने सजेशंस देंगे, हम बताएंगे कि क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इन सारे चैलेंजेस को रिमूव करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप ये लिया जा सकता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर चेयरमैन को छोड़ करके, जो कि एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के ही मेंबर होते हैं, उन्हें छोड़ करके अगर इलेक्शन कमीशन जैसी कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को ये पावर दे दी जाए कि वो डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। या ये भी किया जा सकता है कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी कोई इलेक्शन कमीशन जैसी प्रेसिडेंट और गवर्नर को ये सजेस्ट करे कि हाँ इस मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। इसके साथ ही साथ एक प्रॉपर टाइम पीरियड हो जिसके अंदर अपना इनको डिसीजन देना ज़रूरी होगा। फिर पार्टी के भीतर लोकतंत्र पार्टी में फूट को रोकने का एक अच्छा तरीका है और दल बदल को रोकने के लिए भी प्रभावी है। तो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए जिससे कि पार्टी में एक सहमति बनी रहे, और पार्टी के लेवल पर अगर डेमोक्रेसी होगी तो पार्टी में डिसएग्रीमेंट्स नहीं होंगे, मनमुटाव नहीं होगा। तो ज़्यादातर लोग पार्टी क्यों छोड़ते हैं अपनी, क्योंकि पार्टी वाले उनकी बात नहीं सुनते हैं या उन्हें वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, उनकी बातों को महत्व नहीं दिया जाता है। तो अगर पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी होगी, लोकतंत्र होगा, तो इस तरीके की सिचुएशन पार्टी के अंदर पैदा नहीं होगी और डिफेक्शन जैसी सिचुएशन भी नहीं आएगी। फिर दल बदलुओं को किसी अन्य पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अभी आज प्रेजेंट लॉ है उसमें क्या कहा गया है कि अगर एक पार्टी से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है मेंबर तो वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएगा और फिर सेम सीट के लिए वो दूसरी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ सकता है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, वो डिस्क्वालीफाई तो एक पार्टी के टिकट पे हुआ है ना, वो एट द एंड तो चुनाव लड़ ही लेगा, वो पार्लियामेंट तक पहुँच ही जाएगा। तो ऐसा किया जाना चाहिए कि दल बदलुओं को फिर पूरी तरीके से 5 साल 10 साल के एक टाइम पीरियड के लिए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। तो इससे भी डिफेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि अगर वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो वो चुनाव तो लड़ ही ले रहा है, उसके ऊपर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उसे डिस्क्वालीफाई करने के बाद चुनाव लड़ने से भी रोकना चाहिए। फिर हम वे फॉरवर्ड सजेस्ट करेंगे और अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। हम बताएंगे कि दल बदल देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए काफ़ी हानिकारक है और सरकार के प्रभावी कामकाज से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज ही चलाती हैं, तो अगर पार्टीज के अंदर ही अनबन रहेगी, उथल पुथल मची रहेगी, तो गवर्नेंस पे डायरेक्ट उसका असर देखने को मिलेगा। तो इसलिए एक एंटी डिफेक्शन लॉ जैसा मैकेनिज्म काफ़ी ज़रूरी है। इंडिया में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसमें कुछ लूप होल्स हैं और अगर उन्हें में सुधार कर दिया जाए तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल है कि ये जो पार्टीज़ की जो प्रॉब्लम है डिफेक्शन की और जो गवर्नेंस से रिलेटेड इसके इश्यूज़ हैं उनको टैकल कर सकता है। तो यदि खामियों को दूर करने के लिए सुधार किए जाते हैं तो दल बदल विरोधी कानून में इस मुद्दे से निपटने की क्षमता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन के फॉर्म में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।